अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अबूबकर ज़हीर और आप ये प्रोग्राम HEC के ताउन से देख रहे हैं। दुनिया भर में इकॉनमी एक स्पाइन की हैसियत रखती है। दुनिया के तमाम ममालिक की सबसे ज़्यादा अगर मजबूत इकॉनमी होगी तो उस मुल्क को दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता या उस मुल्क को दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया में एक हलबली मच गई। पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा जो फेस करनी पड़ी, इकॉनमी के लिहाज से अपनी मईशत को नीचे आता हुआ फेस करना पड़ा। इसी पर बात करते हैं, पाकिस्तान को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इकॉनमी के लिहाज से, और इन मुश्किलात के बाद पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर पर इसका क्या असर हुआ। इसी के लिए हमारे आज मेहमान हैं डॉक्टर समीउल्लाह, जो कि इकनॉमिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हैं, और ये यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमात हमें उसकी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बेहतरीन हूँ। अच्छा सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, पूरी दुनिया में जो यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर बांग्लादेश से लेकर नेपाल, छोटा मुल्क क्या बड़ा मुल्क क्या, पाकिस्तान को वो इकोनॉमिक क्राइसिस कितना हिट किया और कितना पाकिस्तान को उससे धचका पहुँचा? अबू बकर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कि आपने मुझे इनवाइट किया और एक बर्निंग इशू पे कि स्पेशली कोविड के बाद पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो बदल गई है। इकॉनमी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। जो चीज़ें फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती थी वो सारी वर्चुअल में कन्वर्ट हो गई, और जो लोग अपने इवन कोविड के बाद लोगों की बीमारियों का स्टाइल चेंज हो गया। हमारी जो फ्रेंडशिप का स्टाइल है वो चेंज हो गया। इसी तरह इकॉनमी का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया कि पहले हम जिस तरह अर्न करते थे अब हमारा अर्निंग स्टाइल वो नहीं है। हम पहले जिस तरह टीचिंग करते थे अब वैसी टीचिंग नहीं है, अब ऑनलाइन टीचिंग आ चुकी है। पहले हम जो कम्युनिकेट करते थे वो कम्युनिकेशन वाला स्टाइल नहीं, वो हमारा मेजर पोर्शन जो है वो वर्चुअल में कन्वर्ट हो गया। अब उसमें स्पेसिफिकली जो गरीब ममालिक हैं इनके हालात थोड़े डिफरेंट थे। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान पिछले 75 ईयर्स से लोगों की लाइफ थोड़ी टफ है। पाकिस्तान 75 ईयर्स से अगर देखें तो इसके साथ छोटे छोटे मसाइल चलते जा रहे हैं, और वो मसाइल आज यहाँ तक अगर हम 2021 की बात करते हैं आफ्टर कोविड, तो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी में जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो हाई प्राइसेस है, इन्फ्लेशन है। इस वक्त प्राइसेस इतनी ज़्यादा है कि आम बंदे की जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हो चुकी है, और वो बड़ी मुश्किल से बेसिक नीड्स पूरी करता है। हेल्थ और एजुकेशन को बहुत दूर की बात है। अब पाकिस्तान में जो प्राइसेस ज़्यादा हुई, इसके बिहाइंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हम बेसिकली पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है कि हर बंदा इकोनॉमिस्ट है, वो समझता है कि प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं तो इसमें हुकूमत को थोड़ा सा बुरा भला कह ले, अपने प्राइम मिनिस्टर को कह ले, अपने प्रेसिडेंट को कह ले, गवर्नमेंट को। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें स्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए, प्राइसेस ज़्यादा क्यों हो रही हैं। और प्राइसेस ज़्यादा होने में जो सबसे पहला फैक्टर होता है वो उसमें जिस तरह आजकल पाकिस्तान में हो रहा है कि ऑयल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमत ज़्यादा हो जाती है। पिछले 2 माह में पाकिस्तान में तकरीबन ऑयल प्राइसेस 15 रुपये ज़्यादा हो गई हैं, और इन 15 रुपये ज़्यादा होने से सबसे पहले जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है ना तो छोटी गाड़ी और मोटरसाइकिल वाले की परचेजिंग पावर कम हो जाती है। जिस वक्त डीजल की कीमत बढ़ती है तो फार्मर जो है उससे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, और जो आपकी इंडस्ट्री है। जिस वक्त कैरोसिन ऑयल की कीमत बढ़ती है तो उसे आम बंदा जिसके पास LPG या उसकी CNG की या उसकी आप उसको कह सकते हैं सुई गैस की भी एक्सेस नहीं है, वो बेचारा भी डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए जब ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो तकरीबन हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। इसलिए कीमत में इजाफे की पहली वजह पेट्रोल की कीमतें हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस जा रहा है जिसको हम कहते हैं हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है। पाकिस्तानी करेंसी जो है ना हर अगले दिन उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। अब जब पाकिस्तान करेंसी की वैल्यू कम होती है तो हम इंटरनेशनल मार्केट में जितना कुछ भी हमने परचेज़ करना है वो महंगा हो जाएगा। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर मैं एक फर्ज करें $100 का एक मोबाइल इंपोर्ट कर रहा हूँ, अब डॉलर अगर 100 रुपये का है तो वो मुझे सिंपल सा 10,000 में मिल जाएगा। लेकिन अगर डॉलर जो है वो 150 का होगा तो वही मोबाइल मुझे 15,000 में मिलेगा। ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रहा है कि हर अगले दिन हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है, जिससे चीज़ वही है लेकिन मार्केट में जब हम दूसरे दिन जाते हैं ना तो वो कहते हैं इसकी कीमत 10 रुपये ज़्यादा हो गई है। एक महीने के बाद जाते हैं कहते हैं कीमत 30 रुपये ज़्यादा हो गई है। वो बेसिकली उसकी कोई और फैक्टर रोल नहीं प्ले कर रहा। सबसे इंपॉर्टेंट हमारी करेंसी खुद डीवैल्यू हो रही है, ये प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ कि जिस वक्त जो बेसिक नीड जिनमें हम कहते हैं अगर रोटी,
गंदम, जब गंदम महंगी होती है तो उससे भी हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता है। और पाकिस्तान में अगर पिछले 5 साल या 10 साल में देखें तो गंदम की कीमत एक स्मूथ वे से नहीं इंक्रीज़ हो रही, इट्स गोइंग एक्सपोनेंशियली हाई, कि रोटी 2 रुपये से 4 रुपये होती है, और 4 रुपये से 5 रुपये नहीं होती, 8 रुपये होती है, और 8 रुपये से 12 रुपये होती है। तो जब रोटी महंगी होती है तो हर चीज़ की कीमत, पहला इन्फ्लेशन की ये वजह है। दूसरा, पाकिस्तान में ना एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि हम हर साल इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं। कि हम पूरी दुनिया से, मैं अगर आपके पास साथ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं तो पाकिस्तान तकरीबन $50 बिलियन की चीज़ें इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगवाता है, और $25 बिलियन की बाहर बेचता है। अब 25 बिलियन जो एक्स्ट्रा बर्डन है, मींस हम 25 बिलियन कमा रहे हैं और बाहर 50 बिलियन बेच रहे हैं। $25 बिलियन जब हम बाहर बेचते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है? पहली चीज़, जब हम बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं ना तो प्रोडक्शन उनकी बढ़ती है, हमारी नहीं बढ़ती। और पाकिस्तान अनलकीली एक ऐसा मुल्क है कि हम छोटी छोटी चीज़ भी इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा एटीट्यूड है कि आपके पास अगर मोबाइल है ना, मोबाइल इंपोर्टेड है, गाड़ी है, उसके जितने इंस्ट्रूमेंट जो भी उसमें लगा वो इंपोर्टेड है। आपने जो घड़ी यूज़ की है घर में, वो भी उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आप जो जूस पी रहे हैं वो नेस्ले का है, वो भी इंपोर्ट हुआ है। आप प्रॉक्टर एंड गैम्बल की चीज़ें इस्तेमाल, हमारे घर में आम रूटीन में जो किसी भी एवरेज या किसी स्टोर पे चले जाएं 70 to 80% प्रोडक्ट इंपोर्टेड होती हैं। और अनलकीली हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। भाई, तुम जब इंपोर्टेड यूज़ करते हो तुम अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रहे हो। अगर आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट इस्तेमाल करो तो क्या होगा कि पाकिस्तानी चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ेगी। सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ने से आपके लोगों को रोज़गार मिलेगा। सिर्फ लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जब लोगों को रोज़गार मिलेगा लोगों की इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से क्या होगा? ये हमारी इकोनॉमी को ही टैक्स देंगे, पूरी आपकी इकोनॉमी एक रिवाइव होना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब हम इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करते हैं ना तो आपके सारे पैसे बाहर चले जाते हैं, रोज़गार उनके लोगों को मिलता है, टैक्स उनको मिलता है, सारे फ़ायदे उनको होते हैं। ये दूसरा है इंपोर्ट का। तीसरा एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारे जो पाकिस्तान में इस वक्त मेजर जो इश्यूज़ जा रहे हैं उनमें कि वो है कोविड ने हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। कि कोविड के बाद स्पेशली एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत कम हो गया। दूसरे नंबर पर हेल्थ पे लोगों के एक्सपेंडिचर बढ़ गए। तीसरे नंबर पर एजुकेशन का स्ट्रक्चर सारे का सारा जो है वो स्टक हो गया। और चौथी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये हुई कि पाकिस्तान में लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने शुरू हो गए। साइकोलॉजिकल प्रेशर क्यों बढ़ने शुरू हुए? क्योंकि इकोनॉमिक प्रेशर बढ़े। अब एक मैं छोटे से आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कोविड ने किस तरह हमें डिस्टर्ब किया है। पाकिस्तान में ना एवरेज एक बंदे पे तकरीबन 7 बंदे डिपेंड करते हैं ऑन एवरेज, कि एक बंदा अगर अर्निंग हेड है तो उस पे 7 लोग डिपेंड करते हैं। एक बेरोज़गार हुआ तो समझो 7 की ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। अब जिस वक्त कोविड में लोग अनएम्प्लॉयड हुए तो जिस बंदे पे 7 बंदे डिपेंड कर रहे हैं ना, वो जब अनएम्प्लॉय हुआ तो उस पे सबसे पहले साइकोलॉजिकल प्रेशर हुआ। और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा पिछले 2 सालों में आपकी जो लोगों की डेथ होती थी ना, लाइक हार्ट का कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सडन डेथ, वो 55 ईयर्स के बाद होती थी। और कोविड में ये डेथ 40 ईयर्स में, आप अपने गली मोहल्ले में देखें 40 प्लस में कितने लोग हैं जिनकी सडन डेथ हो गई। दिस इज़ बेसिकली इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल प्रेशर, जिसने और पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्कों में हम साइकोलॉजिकल प्रेशर को या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते ही नहीं। हम कहते हैं कि नहीं यार ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम समझते हैं अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, हम समझते हैं इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है। हमने साइकोलॉजिकल प्रेशर को कभी प्रेशर समझा ही नहीं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में अगर आम कंट्री की बात करें कि वो जब तक कामयाब है तो 2% उसका इन्फ्लेशन रेट होना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 11% है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इन्फ्लेशन रेट 2% से 11% जब जाता है तो कौम के साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वो किस तरह हम उसको कर सकते हैं कि 2% से 11% तक चला गया, तो उसका क्या वजह है कि इतना इन्फ्लेशन रेट कैसे बढ़ सकता है? हाँ, थैंक यू। यस अबू बकर, इसमें जो अभी बताया ना, हमारा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, हमारा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर क्या है कि हम कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम प्रोड्यूसर सोसाइटी नहीं है। हम कंज्यूमर हैं, हम खर्च करने वाले हैं।
हम प्रोड्यूस करने वाले नहीं। मैंने आपको बताया कि आपके घर में जो बच्चा एक लेड पेंसिल इस्तेमाल करता है ना, उसके पैक पे देखिएगा लिखा होगा मेड इन चाइना। आपके मोबाइल की बात नहीं कर रहा, मोबाइल के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर है ना, कभी उसको देखिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन चाइना। आप एक छोटी सी बॉल पॉइंट यूज़ करते हो ना, ठीक है, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, या कोई यूरोप का कंट्री होगा या कोई और इस तरह की चीज़ होगी, ज़्यादातर मेड इन चाइना ही होगा। यस, आपके घर में जो LCD लगी हुई है ना, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो भी इंपोर्टेड होगी। आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है वो भी इंपोर्टेड होगा। इवन आप कभी देखिएगा कि आपका जो आपने लाइक सुई गैस के लिए जब चूल्हा इस्तेमाल करते हैं ना, वो चूल्हा भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट नहीं है। यानी हम एक छोटी सी चीज़ भी, इवन आपने देखा होगा कोविड के दिनों में जब मास्क आए, तो मैं हैरान हुआ जब मास्क का मैंने पहले पैकेट परचेज किया ना, तो उसके ऊपर पता क्या लिखा, मेड इन चाइना। अब यार मास्क में कौन सी बड़ी साइंस है? मास्क में आप सिंपल एक फाइबर का पीस है, 2 उसको क्लिप लगाने हैं, वो बन जाना है। हम वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। वी आर कंज्यूमर सोसाइटी, और जब कंज्यूमर सोसाइटी है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली हमें इन्फ्लेशन को फेस करना होगा, हमें प्रोड्यूसर सोसाइटी की तरफ कन्वर्ट होना होगा, हमें अपना जहन जो है वो भी चेंज करना होगा। और हमारे जो बेसिकली जो इकोनॉमिक हमारे बिहेवियर्स हैं ना, वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो उस तरह नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। वो ऐसे नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को वो ग्लोबली एक कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में, लोग ना फ़ख्र से कहते हैं कि मैं मेड इन पाकिस्तानी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, लोग फ़ख्र से कहते हैं कि मैं जैपनीज़ यूज़ करता हूँ। हमें जब ये फ़ख्र होगा ना कि हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तब जाएगा। अदरवाइज़ हम जब तक चीज़ों को इंपोर्ट करेंगे ना, देखें जिस तरह बताया कि हमारा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से डबल हैं। जब इतनी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो जब डॉलर की वैल्यू ऑटोमेटिकली, आपको बताया डॉलर की वैल्यू कम बढ़ेगी ना, रुपए की वैल्यू कम होगी, चीज़ें बैठे बिठाए उनकी कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। ये हमारी इकोनॉमी को फेस करना पड़ रहा है। पिछले 15 सालों से मुशर्रफ के दौर से लेकर इमरान खान साहब का दौर आ गया है, डॉलर हर साल 5% डिवैल्यू होता है। तकरीबन 60 रुपये से चला गया, अब 170 तक चला गया। अब ये पूछता हूँ कि डॉलर डिवैल्यू कैसे होता है? कि आम पाकिस्तानी को तो नहीं पता, कि उनको तो ये पता है पिछली गवर्नमेंट ने 100 का किया है, इन्होंने 170 का कर दिया। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट कुछ करे या ना करे, डॉलर इसी स्पीड से डिवैल्यू होता जाएगा। अगले 2 सालों में फिर 5% होगा, तो ये डॉलर डिवैल्यू कैसे होता है? यस, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसमें आम बंदे की भी इसमें इंटरेस्ट होती है कि डॉलर डीवैल्यू क्यों हो रहा है। डॉलर की डीवैल्यू होने में बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है कि डॉलर की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। पाकिस्तान में जिस तरह मैंने अभी बताया कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा है, हमने डॉलर में पेमेंट ज़्यादा करनी है, हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए, हमारे पास डॉलर कम है, आते कम हैं, देते ज़्यादा हैं। जब देते ज़्यादा है तो डॉलर ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट में हमें डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब हम डिमांड ज़्यादा करेंगे ना, तो डॉलर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है। पहली चीज़ है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में जिस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, लोग अपने एसेट्स को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और जो ही डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, डॉलर की मार्केट में डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, जिससे आपके डॉलर की वैल्यू फिर बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ कि जिस वक्त हम अफ़गान क्राइसिस आप देखें, तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अफ़गान लोग रह रहे हैं, अफ़गान महाजरीन हैं। अब अफ़गान महाजरीन जब पाकिस्तान में आते हैं, तो वो कहते हैं अफ़गानिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो वो अपने सारे एसेट रुपीज़ में कन्वर्ट नहीं कराते, वो डॉलर्स में कन्वर्ट कराते हैं। उससे भी आपने देखा जब से अफ़गान क्राइसिस आया, आपके डॉलर की वैल्यू बढ़नी शुरू हो गई है, और रुपया 165 से आज 172 पे चला गया है। ये उसका एक और फैक्टर है। फिर आपकी जब वो ट्रेडिंग जब आप करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट को, और आखिरी चीज़ कि पाकिस्तान में हमने ना डेट बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, हमारा कर्ज़ा बहुत ज़्यादा है, और आप शायद हैरान हो जाएं सुन के कि पाकिस्तान का कर्ज़ा पाकिस्तान की GDP के बराबर हो चुका 87% है। यस, तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान का तकरीबन $260 बिलियन से हमारा जो कर्ज़ा है वो ज़्यादा हो चुका है। अब हमने क्या करना होता है कि कर्ज़े की वैल्यू, जो भी कर्ज़ा हमने लिया हुआ है, वो हमने उनको रीपे करना है, वो भी हमने डॉलर्स में करना है। हमें डॉलर चाहिए, लेकिन हमारे पास डॉलर नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने एक चीज़ तो मेन जो डेट लिया है वो रीपे करना है, एंड सेकंड प्रॉब्लम ये है कि उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है। ये 2 चीज़ें हम जब उनको पे करते हैं, तो आपके बजट का एक जो तकरीबन 30% पोर्शन होता है ना, वो आप डेट और डेट सर्विसिंग में चला जाता है,
और लकीली अभी तो कोविड की वजह से दुनिया ने हमें थोड़ा रिलैक्स किया है। अगर वो अपना कर्जा वापस लेने हैं और कहते हैं कि हमें आप वापस करो, चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, तो आपके लिए जो डॉलर है ये जो 172.3 पे जा रहा है, ये शायद आपको 3 से 4 माह में ये 200 का होता हुआ नज़र आ जाएगा। अच्छा, ये जो आपने बात की कि जो डेफिसिट होता है और ये 87% इसका डेप्ट हो जाता है, दुनिया में बहुत से कम ममालिक हैं जिनका जो जीडीपी और जो इनका डेट रेशियो है ना वो तकरीबन सेम है। जिस तरह हम यूएसए की मिसाल ले लें, उनका भी 90+ है, लेकिन उस मुल्क को क्यों नहीं खदशा बैंकरप्ट होने का, पाकिस्तान को क्यों है? अगर जिसका 90 to 95 हो जाए तो तकरीबन समझा जाता है कि वो मुल्क बैंकरप्ट होने लगा है, तो यूएसए का भी 90+ है, तो वो मुल्क कैसे बचेगा? बेसिकली जो डेट होता है ना, हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम जो डेट लेते हैं उनके साथ ना प्रोडक्शन होती है, उनके साथ इकोनॉमी स्टेबल होती है, उनके साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होता है, उनके साथ लोगों को एजुकेशन मिल रही होती है, उनको स्किल मिल रही होती है, उन्होंने अपने कंट्री को स्टेबल किया होता है। डेट का वैसे पता है क्या प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप फॉरेन एड या डेट लेते हैं ना, तो ये होता है इसको इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। जब देखें एक मोहल्ले में गरीब बंदा किसी से 10,000 रुपया उधार लेता है, अब 10,000 ले के उसने कंज्यूम कर दिया, खर्च कर दिया, बिल्कुल रिलैक्स, अब कहाँ से रीपे करना है? दूसरा बंदा है, उसने 10,000 ही उधार लिया, लेकिन उसने मोहल्ले में एक शॉप बना ली, अब डेली उसको 1,000 रुपया अर्निंग हो रही है, वो स्टेबल होगा। जिसने लेके कंज्यूम कर दिया वो स्टेबल नहीं होगा। हमारा ये प्रॉब्लम है कि हम जब डेट लेते हैं, हमें जो एड आती है, हमारे जो भी रिसोर्सेज आते हैं, हम उनको प्रोडक्टिव ऑब्जेक्टिव में यूज़ नहीं करते, जिससे आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं होती। या आप पाकिस्तान में देखें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये प्रॉब्लम है कि हमारी इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रही, हमारी इन्वेस्टमेंट लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं कर रही। मैं एक एग्जांपल के पाकिस्तान में ना प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा, रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब अगर आप जहाँ भी हैं, आपके सराउंडिंग में जो कमर्शियल लैंड है ना, उसकी वैल्यू तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए का एक मरला होता है। आप ना कहीं भी एक कमर्शियल 1 कनाल की वो प्लाट है, उसकी वैल्यू पता कितनी है? 2 करोड़ पे। अब किसी भी तरीके से वो 2 करोड़ पे लगा के आपको सारी ज़िंदगी रेंट से 2 करोड़ नहीं मिल सकते, आपको उस 1 कनाल पे बिजनेस करके भी नहीं मिल सकते। प्रॉब्लम क्या है? 2 करोड़ इन्वेस्ट हुए, आउटपुट कुछ भी नहीं। लेकिन यही 2 करोड़ किसी भी मोहल्ले में इन्वेस्ट करो, एक फैक्ट्री लगाओ, वो आपके 200 लोगों को रोज़गार देगी, वो 200 लोगों को इनकम देगी। हम उन साइडों पे इन्वेस्ट करते हैं जो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं करते। हमें स्टेट को कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए कि वहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें जो आपकी इकोनॉमी को स्टेबल करे, वहाँ पे इन्वेस्ट करें जो आपके रेवेन्यू में आपको सपोर्ट करे। ये हमारा प्रॉब्लम है। आज से कुछ महीने पहले तकरीबन डॉलर का रेट -38 पर बैरल तक, वो जो ऑयल का रेट है वो चला गया, -38 पर बैरल वो बिकने लग गया। दुनिया ने तेल निकालना स्टार्ट कर दिया, वहाँ से ख़रीदना स्टार्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान में उस टाइम भी तेल का जो फ़ी लीटर था वो तकरीबन 100 रुपये लीटर मिल रहा था। तो तेल इतना सस्ता होने के बावजूद अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट से चले मिसहैप हो गया, जो भी हो गया उसको हम कह सकते हैं, तो तेल अभी जो हमें 130 रुपये लीटर मिल रहा है, तो अभी के रेट की बात की जाए तो पाकिस्तान अगर उस टाइम रेट -38 पर बैरल पे उठा लेता तो पाकिस्तान में आज इन्फ्लेशन का रेट कम हो सकता था। बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट को अगर हम कंपेयर करें तो एक और सिंपल सा, ये शॉर्ट टाइम की नहीं, हम अगर लॉन्ग टाइम की बात करें तो जिस वक्त 2018 में इंटरनेशनल मार्केट में एक बैरल तकरीबन $78 का था जी, 2021 में भी वो $78 का ही है। यानी उस टाइम में उनकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रही, कभी ज़्यादा हुई कभी कम हुई, लेकिन 3 साल पहले भी ये 78 का एक बैरल था, आज भी 78 का एक बैरल है। उस वक़्त पाकिस्तान में 93 रुपीज़ का 1 लीटर मिलता था, आज पाकिस्तान में 125 प्लस हो चुका है। ये 30-35 रुपीज़ जो हमने इसमें ऐड किए हैं ना, ठीक है, ये हम अपने लोगों को रिलीफ दे सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट की एक मजबूरी होती है। बेसिकली गवर्नमेंट के पास जब कोविड की वजह से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं हुआ, तो अब गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर तो पूरे करने हैं। अब एक्सपेंडिचर पूरे कहाँ से करने हैं? रेवेन्यू नहीं आ रहा, इंडस्ट्री ही बंद है, सिस्टम ही ब्लॉक है। स्टेट फिर क्या करती है? सबसे आसान हदफ होता है कि आपका जो ऑयल है इस पे टैक्स लगाओ, ताकि यहाँ पे लोग मजबूर होते हैं, इस पे कोई रिलीफ नहीं कि मैंने 4 लीटर की बजाय 1 लीटर से गुजारा करूँगा। आपकी मजबूरी है, आपने ट्रैवल करना है ना 100 किलोमीटर, तो आपको उस पर 10 लीटर लगाने ही है। इसलिए ये आसान हदफ होता है गवर्नमेंट को कि आपको जब कहीं से भी आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आप
पेट्रोल पे टैक्स लगाओ, लोगों की मजबूरी होगी, इसलिए हम लोगों की मजबूरी से फ़ायदा उठा के अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। एक तो इंटरनेशनल मार्केट की जिस तरह आपने बात की, दूसरा पाकिस्तान, एक तो पोर्शन है जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, एक है पाकिस्तान का अपना ऑयल भी निकलता है। हम कुछ पोर्शन, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन अपनी ज़रूरियात के लिए पाकिस्तान से भी प्रोड्यूस करते हैं, हम उसमें रिलीफ दे सकते हैं अगर रिलीफ देना चाहें। देयर आर सर्टन लाइक सोर्सेज, लेकिन अगर रिलीफ ना देना चाहें तो फिर भी हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। पाकिस्तान के अगर दिन की कंजम्पशन की बात की जाए तो तकरीबन 3.5 लाख बैरल पाकिस्तान को दिल का कंज्यूम करना पड़ता है, और पाकिस्तान का जो अपना तेल, जो अपना क्रूड ऑयल हम निकालते हैं, वो तकरीबन 65,000 to 70,000 पर बैरल है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि जी पूरी दुनिया में अगर ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, सब कुछ कम हो जाता है, कोविड ने ऐसा क्या इम्पैक्ट किया है? कोविड की वजह क्या है कि पूरी दुनिया एक बार बंद होकर रह गई है? कोविड तो एक बीमारी थी जो सारा काम बंद हो गया। पाकिस्तान पे ऐसा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है? पूरी दुनिया पे कैसा इम्पैक्ट पड़ा है कि पूरी दुनिया कुछ महीने के लिए बिल्कुल ठप होकर रह गई थी? बेसिकली वी आर इन 21st सेंचुरी। हर बंदे के पास डिफरेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन जो हुआ कोविड में ना, एक तो कोविड की जो साइकी है वो थोड़ी इस टाइप की है कि पहले कोई भी बीमारी आती है ना तो वो बीमारी एक बंदे तक महदूद रहती है। ये ऐसा था कि जब आपका इंटरेक्शन होता है तो ये बीमारी एक्सपेंड करती थी, इसलिए इसमें इंटरेक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए इन्होंने जो है इसको लॉकडाउन कर दिया, पहली चीज़। दूसरे नंबर पर इस बीमारी का जो स्ट्रक्चर ये था कि हम ना ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आपकी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी इससे कोलैबोरेशन ज़्यादा हुई उतना इसकी एक्सपेंशन भी ज़्यादा हुई। वो कंट्री जिन्होंने बहुत जल्दी अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को लॉक कर दिया वो सेफ़ हो गए, जिन्होंने लॉक नहीं किया उनको उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा हुई। लाइक इंडिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आते हैं पूरी दुनिया से, और इंडिया में उसने तबाही कर दी। आपके जहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेंट आते हैं, लाइक यूरोप में इटली और स्पेन को अगर देखें, या यूएसए में, वहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी। इसलिए जितने इंटरेक्शन इसका ज़्यादा था, और दूसरे नंबर इसको कंट्रोल करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसकी वो जिस तरह कह रहे हो कि नो वन इज़ सेफ अनटिल एवरी वन इज़ सेफ, और अगर हम किसी भी तरीके से करें कि हर एक को सेव करें, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि हम दुनिया के 7.5 बिलियन पॉपुलेशन को वैक्सीन नहीं दे सकते। ये कोई भी हमारे पास ऐसा चैनल ही नहीं है, कोई हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म ही नहीं है। और उन्होंने WHO ने कहा है कि अगर हम बहुत स्पीड से भी करें तो ये 2023 और 2024 तक शायद हर बंदे तक ये पहुँचे, लेकिन इसके बाद आगे फिर 2 स्कूल ऑफ थाट हैं। एक स्कूल ऑफ थाट कहता है कि हमने वैक्सीन लेनी है, एक स्कूल ऑफ थाट कहता है हमने वैक्सीन नहीं लेनी। फिर इसके बाद इस पर मैंने खुद, ठीक है, इस पे कंस्पिरेसी थेरीज पढ़ी, 15 थेरीज मैंने खुद पढ़ी इस पे। कोई कहता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इन पे अजाब है, कोई कहता है कि नहीं, जो आपका वो है, आप कह सकते हैं जो लॉबीज़ हैं, यहूदी लॉबी है या दूसरे, वो पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया का खात्मा करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये वो अपनी टेक्नोलॉजी बेचना चाहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। कुछ कहते यानी देयर आर सर्टन थेरीज, और उस पर हर बंदा एक अपना बिलीव बना के बैठा हुआ है और वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। इवन डेवलपिंग कंट्री में अभी भी कोई 20-30% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कोरोना है ही नहीं, अभी तक वो बिलीव नहीं कर रहे। आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे? दीज आर आर सोशल बिहेवियर। हमारे सोशल बिहेवियर से ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोविड से शायद इतना नुकसान ना होता। पॉइंट बड़ा अच्छा आपने बात की है। यूएसए में आज भी 30 to 25% आबादी इस चीज़ के लिए रैलियां निकाल रही है कि कोविड है ही नहीं, हमारे वो सारे बंद क्यों किए हुए हैं आपने बिजनेसेस। और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सीरियस लिया है इस चीज़ को, वो जापान ने लिया था, जहाँ पर 2,60,000 के करीब पर डे वहाँ पर डोज लगे, और उनकी रेशो पूरे के पूरे मुल्क में गिने चुने केसेस वहाँ पर आए। और जो भी केसेस आता था फिर उसको वो इतना आइसोलेट करते थे कि जापान, पूरी दुनिया कोविड की वजह से तंग थी, मर रही थी, लेकिन जापान एक वाहिद मुल्क था जो अपने बिजनेसेस चला रहा था। अब दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास अगर कोविड की बात की जाए, कहते हैं कि जी आबो हवा का मसला है। पाकिस्तान में अपनी शरह से 5% जंगलात है, बस 4%, होने 20 से 25% चाहिए। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसे मुल्क को ऐसी मुश्किलात फेस करनी पड़ी, ऐसे हालात फेस करने पड़े। पाकिस्तान की जो अगर वो उसकी बात की जाए, पुअर रेशो की बात की जाए, पाकिस्तान में 24% ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की शरह से नीचे रह रहे हैं। उनकी ज़िंदगियों पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस एक बीमारी की वजह से, एक वबा की वजह से? बेसिकली जो कोविड है ना, इसने जो दुनिया में तो जो भी सिस्टम चला,
उनकी ना स्टेट बड़ी स्ट्रांग है, वो अपने लोगों को सपोर्ट करते रहे। पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि गरीब मुल्क था, हम अपने लोगों को सपोर्ट भी नहीं कर सके। एक तो सपोर्ट का प्रॉब्लम आ गया। दूसरे नंबर पर जो कोविड है इसने जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, ये किया है जो डेली वेजर थे। डेली वेजर के पास कोई जॉब की सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, उनको नुकसान हुआ सबसे ज़्यादा। डेली वेजर के बाद जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं, इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए कोई तकरीबन 60-70% जो रोज़गार है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो 60-70% लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है वो इससे डिस्टर्ब हुई। एक साइड पर उनकी एम्प्लॉयमेंट कम हुई और दूसरी नंबर पर स्टेट ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। जब स्टेट ने सपोर्ट नहीं किया तो उन लोगों की लाइफ बहुत गंभीर थी। इसमें पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक हमें सपोर्ट मिली, डेट इज़ सोशल सपोर्ट, कि आपकी कम्युनिटी ने लोगों को सपोर्ट किया कि एक महल्ले में, ठीक है, जो आपके लोग लाइक अच्छे बिजनेसमैन हैं या उनकी इकोनॉमिकली वो एम्पावर्ड हैं या उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्होंने वो जिस तरह आप कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान में हम देखा जाए ना, सदकात खैरात की भी बात आप कह सकते हैं, चैरिटी की भी बात कर सकते हैं। और पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले ममालिक में भी शामिल है। तो इस वजह से हमारे लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी सपोर्ट हो गई कि उन्होंने अपने महल्ले में किसी बंदे को भूखा नहीं सोने दिया, उन्होंने फूड की कमी नहीं होने दी। हाँ यस कि इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उसको तो वो सपोर्ट नहीं कर सके, लेकिन उनको फूड के हवाले से कि उनके बच्चों को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, उनकी फैमिलीज़ को कोई ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, वो हुआ। लेकिन इससे यह है कि तकरीबन आपके पाकिस्तान में कोई 70-80% लोग ऐसे हैं जो एक दिन में $5 से कम कमाते हैं। उनकी लाइफ को इसने बैडली हिट किया। और उस बैडली हिट करने की वजह जो अभी आपसे मैं शेयर कर रहा था कि पाकिस्तान में जो 40 इयर्स एंड प्लस पे लोगों की डेथ हो रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रेशर। क्योंकि घर की ज़रूरियात उसी तरह चलती हैं, मामलात उसी तरह चलते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं तो वो आपको बैडली हिट करता है। इसलिए पाकिस्तान में जो पावर्टी का जो नंबर था तकरीबन 23-24%, वो कोविड के बाद दुनिया ये कह रही है कि वो 30-32-34% तक आपकी पावर्टी का नंबर वो बढ़ जाएगा, पुअर बढ़ेंगे। नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट को अगर आप देखें तो पिछले एक साल में पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3-4% बढ़ी है। और अगर हम उसमें यूथ को शामिल करें तो वो 10-15% तक चली जाती है, क्योंकि हम यूथ को जनरली उसमें शामिल नहीं करते। तो जब यूथ को उसमें शामिल स्पेसिफ़िकली देखा जाए कि यूथ के साथ क्या हो रहा है, तो यूथ बेसिकली वो है जो नए लोग जॉब में आ रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात थोड़ी सी ज़्यादा हैं। मीडिया हाउसेज में भी ऐसे हुआ है, जहाँ 4 लोग थे वहाँ पर 1 का कर दिया, यहाँ 5 थे वहाँ 2 कर दिए। इसी तरीके से आप वाली बात कि पाकिस्तान में जो सोशल जो मदद है वो लोगों को काफ़ी मिली कि लोग अपने मालिकान ने अपने मुलाजमों को तनख्वाहें दी हैं। ऐसे ऐसे केस भी रजिस्टर्ड हुए हैं कि पाकिस्तान वेलफेयर जितने भी अदारे हैं वो कह रहे थे कि मालिकान हमें चिट पर लिख के देते थे कि ये मैं जो कर्ज़ा ले रहा हूँ या अपने मुलाजिमों को तनख्वाह देने के लिए ले रहा हूँ। ऐसे कई पाकिस्तान में मीडिया के ऐसे लोग भी थे कि जिन्होंने अपने मुलाजिमीन को अपनी जेब खाली होने के बावजूद दिया, क्योंकि एक सिचुएशन एक ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन एक ऐसी थी, मुल्क के हालात भी ऐसे थे और गवर्नमेंट कर भी कह सकती उस टाइम पर। तो अब ये है कि पाकिस्तान को अभी क्या मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ रही हैं। अभी तो पेंडेमिक तकरीबन ख़त्म हो रहा है, डोज भी हो गए, तकरीबन 15-16% पंजाब की आबादी को वैक्सीन भी लग गई। अभी क्या मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए इसके बाद उभरने के, कोविड के एज़ इट इज़ बात? यस, कोविड के बाद और पहले को अगर हम कंपेयर करें तो जिस तरह बताया कि गरीब ममालिक में पहले भी हालात कोई बहुत आइडियल नहीं थे। कोविड ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई। अब कोविड के बाद फिर इनके हालात कोई बहुत बेहतर होने वाले नहीं है, क्योंकि कोविड के बाद हम जो गरीब ममालिक हैं वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमारी ज़िंदगी वैसी ही हो जाएगी जैसी 2 साल पहले थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी खाम ख्याली है। हमें अपने आप को नॉर्मल के लिए नहीं, न्यू नॉर्मल के लिए तैयार करना होगा। हमें अपने ज़हन को ऑर्डर देना होगा कि भाई अब लाइफ जो 2018 में थी वो लाइफ नहीं होगी। अब नए नॉर्मल की तरफ, और नया नॉर्मल क्या होगा, न्यू नॉर्मल की तरफ जब आपने जाना है तो सबसे पहले आपको वहाँ पे जो आपकी सोशलाइजेशन का स्ट्रक्चर था वो चेंज हो जाएगा। आपने जो सोशल गैदरिंग है उनको मिनिमाइज़ कर देना है, पहली चीज़। क्योंकि जो बताया ना कि कोविड की ये फ़िलॉसफी है कि नो वन इज़ सेफ़ अनटिल एवरी वन इज़ सेफ़।
और जब तक हम आखिरी बंदे को वैक्सीन दे के सेफ नहीं करते, हमें कोविड का उतना ही खतरा रहेगा। इसलिए अगले 2-3 साल तक आपको कोविड के साथ वो चलना होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यस, एडजस्ट करना पड़ेगा। हुकूमती सतह पर बताया जाता था कि कोविड ये कर रही है, कोविड वो कर रही है। हुकूमती सतह पर बच्चों को क्या एजुकेट करना पड़ा, क्या एजुकेट करना चाहिए था और क्या उन्होंने एजुकेट किया? यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बात करें तो मैट्रिक से उठकर अब तो यही ख्याल किया जाएगा कि मैट्रिक से उठ के वो यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एक ऐसा स्टेज होता है कि बच्चों को काफ़ी पढ़ने की ज़रूरत होती है और वो अपना बिल्डअप कर रहे होते हैं। मेन एक वॉल होती है। तो हुकूमत को किस तरीके से इसको देखना चाहिए था और क्या हुकूमत ने इस तरीके से इनको एजुकेट किया? हाँ, एजुकेशन के मामले में मैं ये समझता हूँ कि हमने कोई भी, आप कह सकते हैं कि एक मैच्योर डिसीजन, कोई भी एक प्रोडक्टिव डिसीजन या इस तरह की कोई भी हमने स्ट्रेटजी नहीं की और एजुकेशन का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। हमें इंटरनेशनल मार्केट में दुनिया पहले भी ऑनलाइन पे चलती थी, ऑनलाइन को उन्होंने सेफ़ एंड सिक्योर भी बनाया हुआ है, लेकिन हमने अनलकीली इसके लिए कोई एफर्ट नहीं की। हमने अगर आप देखें पाकिस्तान में, तो हमने क्या किया कि अगर एग्ज़ाम सबसे ना ऑथेंटिकेशन के लिए वो एक क्राइटेरिया होता है। हमने एग्ज़ाम को क्या किया कि 3-3, 4-4 पेपर उसमें से निकाल दिए। पेपर का पैटर्न वही ही रखा जो आपका वो फिज़िकल क्लासेस में होता है। भाई इसके लिए हमें अपने आप को वो प्लान करना चाहिए था। अगर टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम उस सारा एजुकेशन सिस्टम जो है उसको मैनेज कर सकते थे, लेकिन अनलकीली हमारे से ये सिस्टम मैनेज नहीं हुआ। एक दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में अगर देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन में जो सबसे बड़ा हर्डल था वो इंटरनेट की एक्सेस थी। गवर्नमेंट ने जब से कोविड आया और आज तक टेक्नोलॉजी में या इंटरनेट की एक्सेस के लिए कोई भी एफर्ट नहीं की। होना ये चाहिए था कि अगर पहले 60% लोगों तक इंटरनेट की एक्सेस थी, तो कोविड के बाद या कोविड जिस वक्त ऑनलाइन एजुकेशन ट्रांसफ़र हुई तो वो जो एक्सेस थी वो डबल हो जाती, या जो आपके इंटरनेट के पैकेजेस कोविड के स्टार्ट में थे, एंड पे वो पैकेजेस थोड़े से रिलैक्स कर देते कि हर बंदा इंटरनेट को एक्सेस कर सकता, या गवर्नमेंट अपने लेवल पर लोगों को वर्चुअल एजुकेशन के लिए कोई सेंटर या कोई ट्रेनिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी करती। फिर आखिरी चीज़ कि हमारा स्ट्रक्चर भी उसके लिए इतना सपोर्टिव नहीं था। हम ना जिस तरह बताया कि एक बंदे पे 7 बंदे डिपेंड करते हैं, एक रूम में 4-4 लोग रहते हैं। मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, मैंने सर्वेस किए, जाके लोगों को मिला, और एक बच्चा क्लास ले रहा है अपने रूम में बैठ के, उसके साथ 4 लोग और बैठे हुए हैं। क्या वो फोकस कर सकता है? कभी भी नहीं। तो इसलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमने लोगों को उस तरह ट्रेन जिस तरह करना चाहिए था उस तरह ट्रेन नहीं किया। हमें जो रिसोर्सेज उसके लिए चाहिए थे वो रिसोर्सेज हमने नहीं दिए। जो हमें एक नेटवर्किंग की ज़रूरत थी वो हमने नेटवर्किंग नहीं की। मीन्स हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा ही नहीं है। अगर प्रायोरिटी लिस्ट में रखते तो शायद ये सिस्टम भी आगे चलता जाता, लेकिन जब 2 साल के बाद बच्चे दोबारा कैंपस में आएंगे तो यकीन करो उनको क्लास में बैठने का आइडिया ही नहीं होगा, क्लास में बैठना कैसे है। उनकी इम्यूनिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उनका इंटरेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, उनका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। ये सीवियर प्रॉब्लम्स हैं जिनको टैकल करने के लिए हमें शायद कुछ ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लॉन्च करनी होगी, ताकि हमारे पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारा यंग लोग हैं, यूथ है, और यूथ के लिए हमें कोई ना कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसके डिट्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यूथ की बात की है, तकरीबन पाकिस्तान में 12 करोड़ से ज़्यादा, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पर यूथ की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपका वो वाला पॉइंट बड़ा अच्छा था कि जी हमने जो पिछले फॉर्म ऑफ पेपर से ना उन्हीं को इसी में अप्लाई किया है और इसी को किया कि जी बस लिख के आप पेपर। आप क्या समझते हैं कि इसको नेगेटिव मार्किंग वाले MCQs हो सकते थे इसकी जगह, कि चीटिंग कम होती? अब तो बच्चों ने पेपर दिए ना दिए, पास तो वो हो गए हैं। अब यूनिवर्सिटीज़ उनका दाखिला किस फॉर्मेट में करेंगी, इसके बारे में कोई? यस, इसके लिए पता क्या, आजकल जो हम 21st सेंचुरी में आ गए ना, हमें कोई चीज़ डेवलप नहीं करनी, हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिसेस हर बंदा हमारा जानता है। मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सा कि अगर आप फर्ज करें मेरे पास एक कोर्स है, 100 नंबर हैं, तो मैंने सिर्फ उसके 50 MCQs डेवलप करने हैं। अब 50 MCQs ऑनलाइन मैंने वो डेवलप करके रख दिए। अब उस पर ऑप्शन लगा दी कि ये मेरी क्लास के 50 लोगों के साथ शेयर हूँ, लेकिन शफल हो के।
अब जब शफल होके जाएंगे, किसी के पास पहला MCQ जा रहा, बच्चे 10 बच्चे इकट्ठे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, एक बच्चे के पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, एक के पास क्वेश्चन नंबर 8 आ गया, एक के पास शायद 25 आ गया, सबके पास डिफरेंट है। जो ही क्लिक किया अगला क्वेश्चन आ गया, जो ही क्लिक किया और शफल होके हर बच्चे के पास आ रहा है। और उसमें आपका लाइक इफ़ यू हैव 50 MCQs तो आपके पास 1 आवर का टाइम है, 70 मिनट कर लें, 80 मिनट, यार 100 मिनट कर लें। 100 मिनट के बाद जो ही आप लॉगिन हुए आपका वो काउंटडाउन शुरू हो गया। 100 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। अब क्या होगा ऑटोमेटिक, यानी ये बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया कर चुकी है। हमें इसके लिए कोई चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई भी एक अच्छा जो मॉडल है उसको अपने पे अप्लाई करके तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक के पेपर्स में हो सकता है, इंटर में हो सकता है, ये यूनिवर्सिटी लेवल पे हो सकता है, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है। ये जो गवर्नमेंट है, इतने बड़े हमारे जो मसला मसाइल हुआ, कोविड के जो केसेस आए, पाकिस्तान अगर इंडिया के मुनासबत से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो कोविड केसेस उनके मुकाबले में ना होने के बराबर थे। गवर्नमेंट क्या इक़दामात कर रही थी कोविड के बारे में, और गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनको इन्होंने किस तरह हैंडल किया? हाँ, इसमें एक ना हमारा बहुत अच्छा पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट है AC मोगलू। AC मोगलू ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है वाई नेशंस फेल। और वाई नेशन फेल में वो कहता है कि जो कंट्रीज़ गरीब होते हैं, पसमानदा होते हैं, उनको रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, उनके पास इनएफिशिएंट लोगों का प्रॉब्लम नहीं होता, उनके पास इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम नहीं होता, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके पॉलिसी मेकर्स होते हैं। वो एक बहुत प्यारा इसमें ना अपनी बुक में एक हाइपोथेसिस देता है जिसको कहते हैं इग्नोरेंट हाइपोथेसिस। वो कहते हैं डेवलपिंग कंट्री में जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर इग्नोरेंट। और पाकिस्तान में अगर आप पिछले 75 साल में देखें तो हमने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं वो मार्केट ओरिएंटेड नहीं थी, इसलिए इस पे जो इग्नोरेंट हाइपोथेसिस यहाँ पे बेस्ट फिट होता है कि हमारे जो लोग पॉलिसी बना रहे हैं दे आर इग्नोरेंट, दे डोंट नो हाउ टू मैनेज द थिंग्स, they don't know how to like provide a quality education, they don't know how to facilitate your people। इनको नहीं आइडिया कि हम गुर्बत कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ये बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारा, और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम पिछले 75 ईयर से हर वक्त ही पाकिस्तान क्राइसिस में रहा है, हर वक्त ही हमें इन्फ्लेशन फेस करना पड़ा, कोई ना कोई हर वक्त ही यस हमें कोई ना कोई क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के साथ चल। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि हम अब मुश्किल आई है, भाई हम 75 साल से ही एक टफ टाइम जो है वो गुजार रहे हैं। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल चाइना की 1993 से लेकर 2021 तक वो अपनी इकॉनमी से तकरीबन 23 से 24 गुना ज़्यादा उन्होंने तरक्की की। हमारे मिसाल हमारे साथ वाले कंट्रीज़ जिस तरह की बांग्लादेश की है, बांग्लादेश की इस टाइम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है साउथ एशिया में। और बांग्लादेश की मिसाल लेते हुए अगर हम इंडिया को ही फॉलो कर लेते किसी ना किसी तरीके में उनके इकॉनमी में, ये इस गवर्नमेंट से पहले तो इंडिया भी तकरीबन अपनी जो उनका मोदी का टारगेट था $5 ट्रिलियन की इकॉनमी करने का, लेकिन वो परहैप्स नहीं हो सकी, मोदी गवर्नमेंट के इश्यूज़ आ गए। लेकिन पाकिस्तान टाइम बाय टाइम फेस करता रहा है, कभी 2005 का ज़लज़ला, 2010 का सैलाब, इस तरीके से पाकिस्तान में जब एक कोई क्राइसिस आता है 5 साल बाद तो हमें उसका जो खमियाजा वो अगले 15 साल तक भुगतना पड़ता है। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि इसके जो इम्पैक्ट्स आए हैं, एजुकेशन पर इम्पैक्ट आया है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सेक्टर को हमने ज़्यादातर उस पर नहीं किया, हमने उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं लाया। पाकिस्तान ने सिर्फ ये कहा है कि जो एक स्मार्ट लॉकडाउन है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? स्मार्ट लॉकडाउन दुनिया में सराहा गया है, तो इसकी एक पॉजिटिव और कोई नेगेटिव चीज़ कि इसकी कोई अच्छी चीज़ हुई हो स्मार्ट लॉकडाउन से और इसकी कोई मसला हुआ हो पाकिस्तानी नेशन को? हाँ यस, जहाँ तक स्मार्ट लॉकडाउन है ये एक अच्छी प्रैक्टिस थी हमारी कि हमने चीज़ों को लॉकडाउन जब करते हैं तो हर बंदा क्राइसिस में आ जाता है, हर बंदा वल्नरेबल हो जाता है। हमने ये अच्छा किया कि लाइक एक ऑप्शन थी कि हम स्कूल्स को फुल बंद कर देते, दूसरी ऑप्शन थी 50% ओपन कर दे। 50% इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसको पाकिस्तान में भी सराहा गया, इंटरनेशनल मार्केट में भी, और इसको अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करें ना, कुछ जिन एरियाज़ में कोविड का वो ज़्यादा है इंटेंसिटी उनको लॉकडाउन कर लो, जहाँ पे नहीं उनको थोड़ा सा इजी रखो। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। अदरवाइज़ यू नो ऑलरेडी पाकिस्तान में एजुकेशन कोई बहुत वो आप कह सकते हैं फेवरेबल रिजल्ट नहीं आ रहे। पाकिस्तान में ऑलरेडी 25 मिलियन बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, एंड दिस नंबर इज़ सेकेंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हमारे पास सबसे दूसरे नंबर पे हैं जहाँ पे 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, और हर बंदा ऑब्जर्व कर रहा है कि कोविड के बाद
ये नंबर जो है ये तकरीबन 30 मिलियन को क्रॉस कर रहा है। क्यों? कोविड में जब लोगों की फैमिली इनकम कम हुई ना, तो उन्होंने बच्चों को लेबर में एंगेज किया ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर सकें। इसलिए एक चीज़ तो ये है, हमारी 25 मिलियन जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। नंबर 2 कि इन 21st सेंचुरी, इन द era ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हम अभी भी वी हैव ओनली 60% लिटरेसी रेट, only 60%, and in Pakistan if anyone is like going to read and write his own name is considered as literate। अगर उसको हम देखें तो 60% लोग अभी तक सिर्फ ऐसे हैं जो नाम लिख पढ़ सकते हैं। 40% मतलब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम तक नहीं लिख सकते। तो इसलिए अब क्या है, स्टेट, दिस इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड द बेसिक एजुकेशन फॉर एवरीवन। लेकिन स्टेट, अब देखो, अगर हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें, वहाँ पे 99.3% बच्चे स्कूल एनरोल होते हैं। क्यों? उनके भी आइन में लिखा हुआ है कि बेसिक एजुकेशन ये स्टेट की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के आइन में भी लिखा हुआ है कि बेसिक एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी है। लेकिन स्टेट यहाँ पर जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, वहाँ पर स्टेट पूरी कर रही है। इसलिए स्टेट को भी एक्टिव होना होगा कि इन लोगों को, इन चीज़ों को, जो बेसिक नीड्स हैं स्पेशली, जिसमें हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक हेल्थ एंड बेसिक एजुकेशन, ये 5 चीज़ें कम से कम स्टेट को हर बंदे के डोर स्टेप पे देनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में यही चीज़ें मुश्किल हो रही है। इन्हीं चीज़ों से बिज़नेस किया जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। और पाकिस्तान में पहली बात तो एजुकेशन को प्रायोरिटी तो दी जाती नहीं। पाकिस्तान के बजट की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ 4% पाकिस्तान का बजट जो है वो एजुकेशन पे लगाया जाता है। जीडीपी का 4% लगाया जाता था, और इस साल वो भी 4% में से 20% कम कर दिया गया। अब ये नहीं मुझे पता क्यों कम कर दिया गया, वो इनके अपने मसाइल होते रहे हैं। तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा तो एजुकेशन को इन्होंने हिट किया है। पाकिस्तान में एजुकेशन का इतना वो नहीं है, मेयार नहीं है। इसका जो कोविड के बाद की जो हालात होंगे, कोविड तो एक स्टेप ख़त्म हो गया, हमने इकॉनमी को सारा कर लिया। जो कोविड के बाद के हालात होंगे, जो बच्चे ना फर्स्ट ईयर देखी ना सेकंड ईयर देखी, ये 2 साल होते हैं कि बच्चों के सही बेस बनती है, यूनिवर्सिटी के काबिल होते हैं। पाकिस्तान की ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन ऐसी है जो स्कूलिंग से पढ़कर, जो कॉलेज से पढ़कर यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट होती है, यानी कि यूनिवर्सिटी में बच्चों की तादाद ना होने के बराबर एज़ कम्पेयर टू कॉलेजेस और स्कूल्स है। इस कोविड के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उन बच्चों पर, और जो धड़ाधड़ एडमिशन्स होंगे उसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस, इसमें ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड के बाद जो बच्चे 2 साल घर में बैठ के पढ़ने के बाद अब कैंपस में आएंगे, कॉलेजेस में आएंगे, स्कूल्स में आएंगे, उनके साथ क्या होगा? इसके लिए ना हमें थोड़ा सा बैठ के सोचना होगा कि हम इन लोगों को जो पढ़ा रहे हैं, ऑलरेडी कोविड से पहले भी हमारी जो एजुकेशन का लेवल है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। अगर आप देखें, एक बंदे ने जिसने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया ना 20 ईयर्स पहले, उसकी मास्टर डिग्री में जो ग्रिप थी सब्जेक्ट पे, और जो बच्चा 20 ईयर्स के बाद कर रहा है वो क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है। पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हम जो बच्चे को क्लासरूम के अंदर पढ़ा रहे हैं उसका हमारी सोसाइटी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा पढ़ा लिखा बच्चा अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा बिजनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता, हमारा पढ़ा लिखा बच्चा अपना इवन एटीट्यूड तक ठीक नहीं कर सकता, और हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं कि जो बता रहा हूँ कि जो क्लासरूम के अंदर उसको पढ़ाया जा रहा है वो क्लासरूम के बाहर से कोई उसका तल्लक ही नहीं है। इसमें एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हमारा सबसे बड़ा होता है कि इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी इंडस्ट्री और एकेडेमिया में लिंक नहीं है। इंडस्ट्री किसी और डायरेक्शन में जा रही है, एकेडेमिया किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। इनकी भी एक जो कोऑर्डिनेशन है, इसकी अशद ज़रूरत है कि वो चीज़ें उनको सिखाएं जिनको उसने आके अप्लाई करना है। और हमने एक रिसेंट ना एक सर्वे किया था, उसमें हमने ये लिया कि एम्प्लॉयर एंड स्टूडेंट परसेप्शन, हमने ना कुछ स्टूडेंट जो आखिरी साल में हैं अपनी डिग्री के, उनसे सर्वे किया कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको किस बेस पे जॉब मिलेगी। कुछ ने कहा हमारे CGP के बेस पे, कुछ ने कहा हमारी कम्युनिकेशन के बेस पे, कुछ ने कहा हमारी पर्सनालिटी की बेस पे, कुछ ने कहा हमारे प्रॉब्लम सोल्यूशन की बेस पे। उन्हें सारे ये बताए। हम इंडस्ट्री के पास के उससे पूछा, इंडस्ट्रियलिस्ट से, आपको जो लोग हायर करते हैं जिन लोगों को, आपको उनमें क्या चाहिए? वो कहते हैं हमें CGP नहीं चाहिए, वो कहते हैं उसकी हमें बेस्ट कम्युनिकेशन नहीं चाहिए,
वो कहते हैं उसकी अच्छे वो उसको थीटे बीटे आते हों, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। उसको किससे कंसर्न है? उसको एटीट्यूड से कंसर्न है, ठीक है। उसको उसके रेलिवेंट जो जॉब है उसमें कितना वो एंगेज हो रहा है, कितना वो रिस्पॉन्सिव है, कितना वो रिस्पॉन्सिबल, उससे कंसर्न है। तो उसमें एक ह्यूज गैप आया। जो पढ़ा लिखा है वो कुछ और सोच रहा है, इंडस्ट्री कुछ और सोच रही है। देयर इज़ नो कोऑर्डिनेशन। इनकी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। हमें वो चीज़ इन बच्चों को देनी होगी। अगर देखो ना, पाकिस्तान में वी हैव लाइक जिस तरह आप बता रहे हैं कि वी हैव मोर देन 60% यंग पीपल। 30 ईयर्स से कम हमारे पास 60% पॉपुलेशन है। अब यकीन करो, इस पॉपुलेशन का सिर्फ माइंडसेट चेंज कर दिया जाए ना, इनको एंटरप्रेन्योर बना दिया जाए। हर बच्चा जो जब भी डिग्री प्रोग्राम में आए, सबसे पहले उसका एक माइंडसेट किया जाए कि आपने एंटरप्रेन्योर डेवलप करना है, आपने एंटरप्राइज अपना डेवलप करना है। हर सेमेस्टर में एक कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप का उसको दो। यकीन करो, आपके 4 साल के अंदर ये जितना यूथ है, हर बंदा जब छोटा छोटा अपना यूनिट लगाएगा ना, आपको लोग चाहिए होंगे, जॉब करने वाला नहीं मिलेगा। तो हमें थोड़ा सा रीथिंक करना होगा कि दुनिया किधर जा रही है। भाई दुनिया कंपटीशन में जा रही है, दुनिया कंपेटिटिव इन्वायरमेंट में जा रही है, और इतना कंपेटिटिव इन्वायरमेंट कि आप मैं एक छोटी सी एग्जांपल के, अगर हम वॉलमार्ट की बात करें, एक छोटा सा स्टोर है, वो सिर्फ चीज़ें लेता है और बेचता है। वॉलमार्ट की एनुअल रेवेन्यू 540 बिलियन डॉलर है। 540 बिलियन डॉलर है उसका रेवेन्यू। एक स्टोर है, ज़्यादा नहीं, उसके सिर्फ 2 मिलियन मेरे ख्याल एम्प्लॉई हैं उसके पास, और उसका जो रेवेन्यू है पाकिस्तान की जीडीपी से डबल है। अब एक स्टोर है, कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं, प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चीज़ें उठाता है और सेल करता है। रेवेन्यू कितने? डबल देन द पाकिस्तान जीडीपी। और अगर थोड़ा सा उससे नीचे आ जाए, अमेज़ोन का सबने नाम सुना होगा। अमेज़ोन के पास सिर्फ 1 मिलियन एम्प्लॉई है और रेवेन्यू उसका पता है कितना है? मोर देन 400 बिलियन डॉलर, पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा। क्या कर रहा है? आप सबको आइडिया है अमेज़ोन का। और आखिरी, एप्पल का नाम सबने सुना होगा। एप्पल के पास 1.5 लाख एम्प्लॉई है, सिर्फ 1.5 लाख एम्प्लॉई। रेवेन्यू पता है कितना है? मोर देन द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। भाई हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना होगा, हमें एंटरप्राइज डेवलप करना। वी हैव द पोटेंशियल, हमारे पास इतना पोटेंशियल है। और पाकिस्तान में एग्रीकल्चर में आ जाएं, वी हैव द पोटेंशियल। इंडस्ट्री में आओ, वी हैव द पोटेंशियल। यंग लोगों को देखो, हम हर चीज़ में वी आर वेरी मच कैपेबल, बट अनलकीली we are unable to provide the inclusive working environment for the youth, for the working people, for the student. This is the problem, and this problem is relevant to your behavior, relevant to your mindset. इसको हमने चेंज करना है। हमने रिसोर्सेज चेंज नहीं करते हैं। वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव द एग्रीकल्चर सेटअप, वी हैव द इंडस्ट्री, बट हम काम नहीं करते यार। हम क्या करते हैं? हमारा दिल ही एटीट्यूड ही ऐसा। यकीन करो, पाकिस्तान में अभी मेरी सुबह एक दोस्त से डिस्कशन हो रही थी कि हम लोग क्या, वो कहते क्या करें। मैंने कहा यार सादा सा एक रूल है, जब हमारी इकोनॉमिक वेलबींग प्रायोरिटी होगी ना, तो हम एडजस्ट भी कर लेंगे। इकोनॉमिक वेलबींग हमारी प्रायोरिटी ही नहीं है। आज मोहल्ले में जलसा हो रहा है ना, असि दुकान का शटर बंद किया और जलसे पे पहुँच गए। क्यों भाई? इकोनॉमी प्रायोरिटी नहीं है। अगर इकोनॉमिक हमारी प्रायोरिटीज़ हों तो हम पता क्या करें, हर बंदा जो भी काम कर रहा है, उसने शॉप रखी हुई ना, 2 घंटे शॉप ज़्यादा ओपन करे, रेवेन्यू बढ़ेगा ना। ठीक है, एक बंदा है वो पार्ट टाइम जॉब करता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाएगा, रेवेन्यू बढ़ेगा ना। तो इसलिए इकोनॉमी हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमें माइंडसेट चेंज करना होगा भाई। और इवन अगर आप थोड़ा सा अगले स्टेप पे आएँ तो आप शाम को टीवी देखते हैं, मीडिया पे गपशप हो रही होती है, आपके पास यूथ है 60%। प्रोग्राम कौन से चल रहे हैं? पॉलिटिक्स पे। कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? एंटरटेनमेंट पे। कौन से चल रहे हैं? नेगेटिविटी क्रिएट करने के ड्रामास चल रहे हैं। भाई इकोनॉमी पे तो शायद आपको 5% भी प्रोग्राम ना मिले कि हमने अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करना है। हर बंदा, लोगों के पता क्या इंटरेस्ट है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। एक आम बंदा मोहल्ले में जो दिहाड़ी जा रहा है, वो पता क्या कह रहा है? पता नहीं यार चीफ कौन आएगा। भाई उसको उससे क्या कंसर्न, जिसने लगाना है और जिसको लगना है उनको कंसर्न होना चाहिए, वो टेक्निकल डोमेन है। एक बंदा पता क्या कहता है? चीफ जस्टिस पता नहीं अगला कौन है। भाई तुम्हारा कंसर्न नहीं, तुम 300 रुपये की दिहाड़ी लगाते हो, तुम चीफ जस्टिस के मामले में किधर आ रहे हो। एक आम बंदा पता क्या कहता है?
पता नहीं अगला चीफ मिनिस्टर कौन आएगा। भाई तुम अपने लेवल तक रखो, तुम शाम को अपने बच्चों को रोटी देनी है, तुमने उनके लिए सेहत का इंतजाम करना है, उनको क्वालिटी लाइफ देनी है, तुम्हें उससे क्या करना। इसलिए हम इरेलीवेंट थॉट, इरेलीवेंट चीज़ों पे चलते हैं। भाई हर बंदा जब प्रायोरिटाइज करेगा ना कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज़ माई टारगेट, तो वो अपने आप को इकोनॉमिकली एम्पावर भी कर लेगा। लेकिन ये प्रायोरिटीज़ यहाँ पे एडजस्ट करनी होगी, माइंडसेट चेंज करना होगा, बिहेवियर चेंज करना होगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बैठे बैठाए इकोनॉमिक वेलबींग नहीं होगी। ये जो जितनी चीज़ें कह रहा हूँ, हम इरेलीवेंट डिस्कशन करते हैं जिससे आपका कंसर्न ही नहीं, उससे बातें लोग कर रहे होते हैं। मैं इसलिए हैरान होता हूँ कि भाई आम बंदे का, अब मुझे नहीं पता चीफ जस्टिस के क्या फंक्शन होते हैं। अब मैं कहूँ कि ये चीफ जस्टिस ठीक है, ये ठीक नहीं है, भाई मेरी डोमेन ही नहीं है। मैं अगर टीचिंग करता हूँ, यस मैं बच्चे पे बात कर सकता हूँ कि मैं बच्चों को कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं क्लासरूम में क्वालिटी टीचिंग कैसे कर सकता हूँ। और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो काम कर रहे होते हैं सिर्फ उसको नहीं करते, बाकी सारे दुनिया के कार्य होते हैं। तो इसलिए अगर हर बंदा अपने काम को प्रोफेशनली करे तो हमें, मैं बता रहा हूँ, हमें किसी रिसोर्स की कमी नहीं है, हमें पोटेंशियल की कमी नहीं है, हमें इन्वायरमेंट की कमी नहीं है। हर एक सिर्फ माइंडसेट चेंज करना होगा हर एक को।